मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का, जिसका नाम है उपसय संयोजी यौगिक। इसके पहली क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर को यानी कि बिलियन चैप्टर को कंप्लीट किया है और आज हम लोग जो वीडियो शूट करने जा रहे हैं उसका पहला लेक्चर डालने जा रहे हैं उपसय संयोजी यौगिक। बोर्ड के हिसाब से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको बोला जाता है। इसमें आपके लिए जो भी चीजें हैं, सबसे पहली डिफिनेशन पे चलते हैं हम लोग। उपसय संयोजी यौगिक या संकर यौगिक या जटिल यौगिक किसे कहते हैं? उपसय संयोजी यौगिक, संकर यौगिक या जटिल यौगिक किसे कहते हैं? तो देखिए, वे जटिल यौगिक जो ठोस तथा विलयन दोनों अवस्थाओं में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, संकर यौगिक या जटिल यौगिक कहलाते हैं। इन यौगिकों के गुण अपने अवयवी घटकों से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो उपसय संयोजी यौगिक क्या होते हैं? वे जटिल यौगिक जो ठोस तथा विलयन अवस्थाओं में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। मतलब जैसे कि हमारे पास ये लिखा, देखिए एग्जांपल के लिए आप ध्यान देखिए, K4Fe6, इसको पोटेशियम फेरोसाइनेट बोलते हैं। अगर इसको हमने वाटर में डाला तो वाटर में डालने के बाद क्या होता है, ये जो स्क्वायर यूनिट के अंदर यूनिट लिखी है, ये कभी भी आपकी ब्रेक नहीं होती, ये कभी भी अंदर टूटती नहीं। देखिए वाटर में डाला, बाहर वाली चीज तो अलग होगी K4, लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था Fe और Cl उसी तरह से लगा रहा, तो इसको बोलते हैं स्टेबल होना। कॉम्प्लेक्स के अंदर की चीज जो है वो कभी भी ब्रेक नहीं होगी। ये कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर जो भी कुछ लिखा होगा वो कभी भी ठोस अवस्था और एक्वस विलयन की अवस्था में कभी भी वो क्या है, ब्रेक नहीं होगी, टूटेगी नहीं। तो वही चीज मैंने डिफिनेशन में लिख दी, वे जटिल यौगिक जो ठोस तथा विलयन दोनों अवस्थाओं में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, संकर यौगिक या जटिल यौगिक कहलाते हैं। इन यौगिकों के गुण अपने अवयवी घटकों से भिन्न होते हैं। ठीक है, देखिए ये समझ में आ गया, इसका क्या मतलब है आपके लिए। जैसा कि आपको ये पता चल गया कि ये इसका क्या मतलब है, ठीक है, तो आपके उपसय संयोजी यौगिक वे होते हैं जिनको ठोस अवस्था और साथ ही साथ विलयन दोनों अवस्थाओं में स्टेबल होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जटिल यौगिक। उसके लिए एग्जांपल ये, हमने पोटेशियम फेरोसाइनाइड को वाटर में डाला और जिस दिन हमने इसको वाटर में डाला तो ये बाहर वाला चीज तो अलग हो गई, लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज है वो कभी भी इससे अंदर होकर ब्रेक नहीं हुई, टूटी नहीं। इसके बाद हम चलते हैं आगे की कॉन्सेप्ट में। उपसय संयोजन संख्या या समव्ययी संख्या किसे कहते हैं? उपसय संयोजन संख्या या समव्ययी संख्या किसे कहते हैं? ठीक, ध्यान से पढ़िएगा। लिगेंड की वह अधिकतम संख्या जो किसी केंद्रीय धातु के आयन के साथ संयोग करती है उसे धातु आयन की उपसंयोजन संख्या कहते हैं। उसे धातु आयन की उपसंयोजन संख्या कहते हैं। तो समझ में आया उपसय संयोजन संख्या क्या होती है? लिगेंड की वह अधिकतम संख्या जो किसी केंद्रीय धातु के आयन के साथ संयोग करती है उसे धातु आयन की उपसंयोजन संख्या कहते हैं। कुल मिला के ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिगेंड के अलावा कितने नंबर ऑफ अदर एलिमेंट लगे उन्हीं संख्या को हम लोग बोलते हैं उपसय संयोजन संख्या। देखिए ध्यान से, मैं इसमें आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल दिया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया आपका कि नहीं हो गया? इसके अंदर देखिए ये मेटल हो गई, मेटल के अलावा कितने हमारे पास है, वही हमारा क्या कहलाएगा, उपसय संयोजन संख्या कहलाएगा। तो क्या यहाँ पे 6 है, इसका मतलब इस कंपाउंड का जो उपसय संयोजन संख्या वो कितनी है भैया, 6 है। तो इसी चीज को मैंने लिख दिया आपके लिए कि K4Fe6 में केंद्रीय धातु आयन 6Cl- लिगेंड से जुड़ा है, अतः इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी है, 6 है। इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी भैया, 6 है। इतना समझ में आ गया कि उपसय संयोजन संख्या क्या होती है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल के अलावा जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट लगे होते हैं या नंबर ऑफ ग्रुप लगे होते हैं उन्हीं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उपसय संयोजन संख्या का। जैसे हमने देखा ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके पास Fe मेटल हो गया, Fe के अलावा Cn है, Cn कितने हैं, 6 हैं, तो 6 इसका नंबर हो गया। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में जिसका नाम है केंद्रीय धातु आयन। क्या नाम भैया, केंद्रीय धातु आयन। कि केंद्रीय धातु आयन किसे कहते हैं? वे धनायन जो एक या एक से अधिक उदासीन अणुओं या ऋण आयनों के साथ जुड़कर जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं, केंद्रीय धातु आयन कहलाते हैं। समझ में आ गया? केंद्रीय धातु आयन क्या होते हैं? वे धनायन जो एक या एक से अधिक उदासीन अणुओं या ऋण आयनों के साथ जुड़कर जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं, केंद्रीय धातु आयन कहलाते हैं। मैं इसको कुछ एग्जांपल के द्वारा आपके लिए समझा देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर मैं नीचे वाली को थोड़ा मैं आपके लिए समझाता हूँ एग्जांपल के थ्रू।
बोला क्या क्या, देखिए डिफिनीशन, वे धनायन जो एक या एक से अधिक उदासीन अणुओं ऋण आयनों के साथ जुड़कर जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं उन्हें केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा K4Fe6, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होती है उसी को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय धातु आयन। तो क्या ये मेटल है, यही आपकी क्या होगी भैया, केंद्रीय धातु आयन हो गई। क्या हो गई भैया, केंद्रीय धातु आयन हो गई। मान लीजिए कल के दिन उसने हमको लिख के दे दिया NiCO4, ये लिख के दे दिया और इसमें पूछा हमसे केंद्रीय धातु आयन क्या है, तो हमने देखा इसमें कौन सी मेटल है, जो मेटल होती है वही हमारे पास क्या होती है, केंद्रीय धातु आयन होती है, पर वो मेटल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है। क्या ये स्क्वायर ब्रैकेट है, क्या इसके अंदर ये मेटल है, इसको क्या बोल देंगे, केंद्रीय धातु आयन बोल देंगे। क्या बोल देंगे भैया, केंद्रीय धातु आयन बोल देंगे। ठीक है, इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जो आज समझाया गया। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कि हमारे पास लीगेंड कितने तरह के होते हैं। आगे हमको क्या पढ़ना है भैया, लीगेंड कितने तरह के होते हैं, इन चीजों को आगे हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। आज हमने जटिल यौगिक क्या होते हैं, साइड संयोजन संख्या क्या होती है और केंद्रीय धातु आयन क्या होता है, इन चीजों को कवर किया है। तो आपको याद रखना है, मैं चारों कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए। सबसे पहले पढ़ा जटिल यौगिक क्या होते हैं। जटिल यौगिक वो यौगिक होते हैं जो ठोस तथा विलयन दोनों अवस्थाओं में स्थायी होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उप संयोजन यौगिक बोलते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था उप संयोजन संख्या। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम से यानी कि केंद्रीय धातु आयन के अलावा जितने भी अन्य ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उन सभी की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, केंद्रीय धातु संख्या बोलते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया केंद्रीय धातु आयन क्या होता है। तो केंद्रीय धातु आयन कुछ नहीं होता, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल प्रेजेंट है उसी मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, केंद्रीय धातु आयन बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज आपको जितना कुछ समझाया गया वो आपके समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।